हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जंक्शन पर। और आज हम लोग अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं अपने साइंस का बायोलॉजी पोर्शन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बायोलॉजी। इसकी जनरली हम जानकारी ये ले लेते हैं कि बायोलॉजी यानी बायो प्लस लोगोस, इन शब्द से मिलकर बना है आपका क्या, बायोलॉजी, या इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जो फादर कहे जाते हैं यानी कि हम जनक, तो कौन कहे जाते हैं, तो आपको पता है कि अरस्तु को क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द जो दिया या बायोलॉजी शब्द जो दिया वो सभी जानते हैं कि किसने दिया। ये शब्द जो दिया गया 1801 में लैमार्क और ट्रेवीरेनस, किसके द्वारा, ट्रेवीरेनस, इनके द्वारा ये शब्द दिया गया था। यानी ऐसा विषय जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे मानव शरीर के बारे में। एनिमल, ह्यूमन क्या है, एक एनिमल है, और उसी के बारे में हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना होता है कि हमारे एग्ज़ाम में बायोलॉजी पोर्शन से सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी के टॉपिक को। ठीक है, तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे, जैसे कि मैंने बताया किसके बारे में, तो हम लोग अध्ययन करेंगे आपका ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि मानव शरीर का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। किस शाखा में किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी में मानव शरीर का अध्ययन किया जाता है। अब आता है कि आपका ये मानव शरीर है ये किससे बना है, तो जनरली एक टॉपिक हम पूरा एक सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे जब भी पढ़ेंगे सेल। मानव शरीर जो है वो काय से मिलकर बना है, कोशिका से, क्योंकि यह इसकी एक संरचनात्मक, सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यूनिट है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सबसे छोटा ऑर्गन यानी अंग है मानव शरीर का, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे छोटी इकाई है। अंग कहीं नहीं लिखा मिलेगा सबसे छोटा, ऐसा नहीं है कि ये सबसे छोटी इकाई है तो ये सबसे छोटा अंग होगा। ये सबसे छोटी इकाई है जो मानव शरीर को बनाती है। ठीक है ना। तो जो सेल होती है, यानी कि सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको पता है कि मानव शरीर भी क्या एक सेल से मिलकर बनता है। ठीक है, जिसमें एक सेल जो होती है, एक कोशिका जो होती है वो हमें ओवम से मिलती है, और दूसरी कोशिका जो मिलती है वो हमें टेस्टेस से मिलती है। यानी कि ओवम यानी कि जिसे हम कहते हैं ये जो सेल मिलती है वो हमें अंडाशय से मिलती है, और टेस्टेस यानी कि वृषण, यानी कि इससे हमें क्या मिलता है, वृषण से कौन सी सेल मिलती है, स्पर्म। क्या मिलता है, स्पर्म। ये जो वृषण पार्ट जो होता है वो मेल में होता है यानी पुरुष में। ठीक है, और ये हमें जो ओवम जो मिलता है वो किससे मिलता है, महिला से। ये भी एक सेल है और ये की एक सेल है। इन दोनों से मिलकर एक जो सेल बनती है, दोनों से मिलकर एक ही सेल बनती है जिसे हम युग्मनज या जायगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जायगोट। और इसी सेल में विभाजन होगा, यानी कि ये बहुत सारी सेल मिलकर, इसी सेल में जब विभाजन होता है हम कह सकते हैं छोटी छोटी बहुत सारी सेलें मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल सी चीज़ मैंने ये आपको बताया कि हमारा जो मानव शरीर है वो काय से मिलकर बना होता है, मानव शरीर आपका कोशिका से मिलकर बना होता है। और जैसे मैंने बताया कि जब शरीर बनता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, कोशिका होती है, और एक ही कोशिका में विभाजन होकर मानव शरीर पूरा विकसित होता है। तो वो जो कोशिकाएं बनती हैं वो किससे ली जाती हैं, तो अंडाशय से एक कोशिका आती है, एक कोशिका हमारी वृषण से ली जाती है। ये दोनों मिलकर जो कोशिका बनाती हैं उसे युग्मनज या हम जायगोट कहते हैं। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सेल यानी कि कोशिका मिलकर, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं आपका, जैसे हम कहते हैं टिश्यू, यानी कि आपका ऊतक है ना। ऊतक का अध्ययन जो किया जाता है हिस्टोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, और सेल का अध्ययन अगर आपसे कोई पूछे तो साइटोलॉजी में किया जाता है। साइटोलॉजी में क्यों किया जाता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि वैज्ञानिक नाम सेल का साइटो है। क्या है, साइटो। अंग्रेजी में इसे हम बोलते हैं
सेल, हिंदी में इसको बोलते हैं हम कोशिका। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में करते हैं। टिश्यू यानी ऊतकों का अध्ययन हम जो करते हैं वो आपका हिस्टोलॉजी में करते हैं। कि विज्ञान की किस शाखा में, क्योंकि हर एक, देखो विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के अंदर अगर आप एक एक ऑर्गन की बात करें, एक एक पार्ट की बात करें, तो हर एक पार्ट पर एक पूरी शाखा बनी हुई है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो किसी भी एक ऑर्गन का स्पेशल एक डॉक्टर होता है, किसी भी एक अंग को देखने वाला एक स्पेशल डॉक्टर जो उसमें स्पेशलिस्ट होता है, वही हमें चेक करता है। होता कि नहीं होता? जैसे कि हमारे नर्वस सिस्टम में अगर कहीं दिक्कत है तो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को देखते हैं। अगर हमारे हृदय में कहीं दिक्कत है तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट को ढूंढते हैं। तो इसी तरीके से हर एक अंग की एक स्पेशल ब्रांच हो जाती है। तो वही मैंने आपको बताया कि आपके अलग अलग पार्ट के मानव शरीर में पाए जाने वाले हर एक ऊतक, प्रोटीन्स या अपन कह सकें सेल, सभी का अध्ययन अलग अलग शाखाओं में होता है। तो जैसे सेल का अध्ययन हम लोग करते हैं साइटोलॉजी में, टिश्यू का अध्ययन करते हैं हिस्टोलॉजी में। और टिश्यू, जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो टिश्यू मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन यानी कि अंग, अंग बनता है। और बहुत सारे अंग मिलकर, बहुत सारे अंग मिलकर यानी कह सकते हैं कि देखो पहले मैंने क्या बताया कि सेल बहुत सारी इकट्ठी हों तो क्या बनाती? ये सेल का समूह है जिसने क्या बनाए? टिश्यू। और टिश्यू का समूह, टिश्यू का समूह क्या बनाता है? टिश्यू का समूह आपका ऑर्गन बनाता है, अंग बनाता है। और ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? आपका ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या पढ़ते हैं? बहुत सारे सिस्टम्स। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना देते हैं? आपकी बॉडी बना देते हैं, कंप्लीट शरीर। तो हमने यही तो पढ़ा कि मानव शरीर का अध्ययन करना है, एंथ्रोपोलॉजी में करना है। तो शरीर बनता कैसे है? तो हमने जैसे कि पढ़ा कि भाई एक सेल होती है, वो सेल बहुत सारे समूह में बनती है, बहुत सारे समूह बना मिलकर क्या बना देती है? ऊतक बना देती है। ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम्स, जिससे और ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारे क्या बनाते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से एक सेल से आपके शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो हम आ गए बॉडी पे। ठीक, बॉडी के बारे में हमने समझा कि भाई बॉडी इस तरीके से मिलकर बनती है। अब हम बात करते हैं कि मानव शरीर में, बॉडी में क्या क्या होता है। तो बॉडी में होता है यानी कि शरीर के अंदर पाया जाता है आपके ब्लड, है ना, रक्त, रुधिर, ये बहुत सारे नाम हैं इसके, प्लस बोन्स यानी कि हड्डियाँ, ठीक है, और मांसपेशियाँ, मसल्स। ठीक है, मसल्स यानी कि मांसपेशियाँ। ठीक है, तो मांसपेशियाँ ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? मानव शरीर। यानी कि हम ये कह सकते हैं मानव शरीर के अंतर्गत जो सेल से बना होता है उसके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। आपका ब्लड पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई कोई भी अगर आप जिसको ये कहते हो कि कोई भी जीव अगर जीवित है, जिसे आप सजीव कहते हो, तो एक सिंपल सी चीज़ याद रखना कि उसके अंदर लिक्विड का होना जरूरी है। यानी जीव द्रव्य जिसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। कोई भी जीव हो जिसको आपने जीवित कहा, जैसे एग्जाम्पल हम पेड़ पौधों को मानते हैं, तो पेड़ पौधों में भी क्या पाया जाता है? लिक्विड द्रव्य पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? ऐसे ही हर एक शरीर में जिसको, जैसे कीट पतंगे हैं, इनको एनिमल बोलते हैं, सजीव कहते हैं, तो इनमें भी लिक्विड पाया जाता है। तो ऐसे ही है मानव शरीर के लिए जो इंपॉर्टेंट लिक्विड या द्रव है, जो उस जीव द्रव्य को हम क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं। ठीक है, ब्लड कहते हैं। दूसरा हड्डियाँ। ठीक, ये हमारे शरीर को क्या प्रदान करती हैं? एक आकार प्रदान करती हैं। ठीक, और इनके ऊपर यानी कि हड्डियों से जो हम ये कह सकते हैं कि हड्डियों के जुड़ाव से जो जुड़ी हुई होती हैं वो मांसपेशियाँ, जो क्या करती हैं? हमारे शरीर के तंत्र का निर्माण करती हैं। क्लियर? तो ये हमारे शरीर में इसलिए ज़रूरी होती हैं। अब इसके अंदर आते हैं हम लोग अपना, सबसे पहले जो हमने बताया कि बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है? ब्लड। तो हम सबसे पहले अब बात करेंगे रक्त की। किसकी बात करेंगे? रक्त की। तो वही चीज़ मैंने बोला कि विज्ञान, जीव विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके अंदर आप जो भी एक टॉपिक पकड़ोगे उसकी एक शाखा होगी। जैसे रक्त का अध्ययन अगर आपसे पूछे कोई भी, तो आप बताएंगे कि रक्त का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है इसे हम हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। ठीक है, समझ आए? ठीक, तो रक्त का अध्ययन जिस विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। अब सामान्यतः हम बात करते हैं कि ब्लड है क्या। तो ब्लड आपका एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक, लिक्विफाई कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विफाई कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव
टिश्यू, जो क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। क्यों? क्योंकि भाई ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में सभी ऑर्गन्स के सिस्टम्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है अगर हम बात करें, जैसे मान लो कि आपके शरीर में, मतलब हाथ में किसी सांप ने काट लिया और वो जहर थोड़ी देर में पूरे शरीर में पहुंच जाता है। पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता? क्यों? क्योंकि उस हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक के ऑर्गन्स को जो कनेक्ट किए हुए, एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाए रखे हुए, वो कौन बनाए रखे हुए? आपका ब्लड बनाए रखे हुए। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? एक तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है, वह टिश्यू जो सभी को जोड़े हुए है। क्लियर? ठीक। दूसरा हम बात करते हैं मानव शरीर में सामान्यतः ब्लड जो पाया जाता है उसकी मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है? 6 लीटर, जो एक मेल में, पुरुष में पाई जाती है, और फीमेल में इससे आधा लीटर कम, 4.5 से 5.5 लीटर, ठीक, क्या की जाती है? फीमेल यानी कि महिला में ब्लड की मात्रा पाई जाती है, रक्त की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। आगे मैंने बात की कि जैसे हमें पता चला कि भाई ब्लड हमारा क्या करता है, एक दूसरे को जोड़ता है। ब्लड एक क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ऊतक है। ठीक। और ये मानव शरीर में इसकी मात्रा कितनी होती है वो आपने पढ़ लिया कि भाई पुरुष में इतनी होती है और महिला में इतनी होती है। ठीक। अब दूसरा हम बात करते हैं कि भाई इसका रंग कैसा होता है, यानी इसका कलर जो होता है, सभी लोग जानते हैं कि कैसा होता है भाई, लाल होता है। अब इसका कारण क्या होता है? तो ब्लड का रंग इसलिए लाल होता है क्योंकि भाई इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। अगर आपसे कोई पूछे क्या है ये भाई आपका हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। अब कैसे होता है वो समझो। हीमोग्लोबिन आपका क्या है, आपसे कोई भी पूछे कि श्वसन वर्णक किसे कहते हैं, श्वसन वर्णक, तो कहते हैं वो, आप किसको कहते हैं हम लोग? ब्लड को, ब्लड में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। अब वो समझो आप लोग क्या होता है। हीम जो वर्ड होता है, हीम, ठीक है, ये आपका हीमेटिन, या इसको हम बोलते हैं हीमेटिन, और ग्लोबिन। ग्लोबिन होता है आपका एक प्रोटीन, ठीक है, क्या है? प्रोटीन। और हीम क्या है आपका? पिगमेंट, वर्णक। ठीक है। हीम मतलब, हीम के अंदर अगर हम बात करें तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड क्या करता है? आपके रक्त का रंग यानी ब्लड का रंग क्या करता है? लाल रंग करता है, क्योंकि भाई एक पिगमेंट है। क्योंकि जैसे आप लोग पढ़ेंगे आगे कि पौधों के भाग अलग अलग रंग कलरफुल होते हैं। जैसे आपकी पत्तियां हरी होती हैं, फूल जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, फल वो भी कलरफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? पिगमेंट पाया जाता है। हिंदी में बोलते हैं लवक, वर्णक, ये पाए जाते हैं। मानव शरीर में भी पाया जाता है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि हमारी हड्डियों का रंग सफ़ेद होता है फेरस ऑक्साइड के कारण। कैसा होता है? सफ़ेद होता है। ठीक है। और फेरिक ऑक्साइड के कारण क्या होता है? ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है। तो हीम यानी हीमेटिन क्या है? आपका एक पिगमेंट है, और ग्लोबिन क्या है? आपका प्रोटीन है। इसलिए भाई ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जटिल प्रोटीन भी बोलते हैं हम किसको? हीमोग्लोबिन को। क्या बोला जाता है? जटिल प्रोटीन बोला जाता है। श्वसन वर्णक बोला जाता है। श्वसन वर्णक किसको बोलते हैं? हीमोग्लोबिन को बोलते हैं। ठीक है। जो क्या करता है, इसके कारण ही आपके ब्लड का रंग लाल होता है। एक चीज़ याद रखना आप लोग हमेशा कि अगर कोई चीज़ लाल है, कोई भी रंग लाल है, तो भाई आयरन ऑक्साइड के कारण ही है। क्योंकि हीम मीन्स क्या है भाई? आयरन है, पिगमेंट है, ये क्या है? आयरन है। तो आयरन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ध्यान से समझना, आयरन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो वो क्या बना लेता है? फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड के कारण ही रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। क्लियर है? तो आयरन ऑक्साइड आयरन से जैसी, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर ही आयरन है। तो लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि रक्त का रंग लाल किस कारण होता है, तो आप सीधा आंसर दे देंगे हीमोग्लोबिन कारण होता है। और इसमें और कोई ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर हम लिखते हैं, अगर हम मेंस में लिखते हैं इस चीज़ को, तो हम सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि भाई हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? आपका हीम या हीमेटिन, जिसे पिगमेंट कहते हैं। ठीक है। ये इसके अंदर क्या? हीम मतलब आयरन, ठीक है, और ग्लोबिन क्या है? यहाँ प्रोटीन है। क्लियर है? तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जटिल प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? वर्णक पाया जाता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? श्वसन वर्णक। क्यों कहते हैं? कि भाई क्या होता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, पूरा नाम होता है ऑक्सी, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन हमारे क्या कहता है? रेसिप्रेशन। इसे रेसिप्रेशन क्या बोला जाता है? पिगमेंट भी कहा जाता है। किसको? इसी को कहा जाता है ना, इंग्लिश में से रेसिप्रेशन पिगमेंट कह देते हैं, वैसे श्वसन पर्णक कह देते हैं। ठीक है। तो रेसिप्रेशन में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन हमें यहाँ मिल रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया? आपका श्वसन वर्णक कहलाता है। अब इसके बाद जैसे मैंने बात की आपसे कि जो ब्लड होता है,
ब्लड जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला आपने ये समझ लिया कि इसका रंग लाल क्यों होता है, कि भाई इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। आयरन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल। कहीं भी जैसे हम बोलते हैं कि मंगल ग्रह का रंग लाल है क्योंकि उस पर आयरन ऑक्साइड के बादल है, जिसके कारण भाई उसका रंग क्या है, लाल। या हमारे घर में जैसे कि एग्जांपल हमने एक ले लिया, एक लोहे की छड़ ले ली, उसको हम कहाँ रख दें कि छत पर रख दें और बारिश हो जाए, उसके बाद उस पर धूप पड़े, काई जम जाए, उसको साफ करो तो कैसा लाल चूर्ण मिलता है। क्यों? क्योंकि आयरन से ऑक्सीजन ने क्रिया की और क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया। तो एक सिंपल वे में ध्यान रखना है कि आयरन ऑक्साइड ही क्या करता है, रंग लाल बनाता है। ठीक है, तो इसका रंग लाल क्यों होता है ब्लड का, समझ आया। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि आपका जो ब्लड होता है ब्लड ये दो प्रकार का होता है शरीर के अंदर जो घूमता है। एक होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे प्योर ब्लड कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर ब्लड कहलाता है। और एक होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है यानी कि जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, जब उसमें क्या मिलता है, घुल जाता है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन घुलता है। ठीक है, तो भाई उस समय ये क्या बना देता है, उस समय अगर हमसे बोला जाए तो ये क्या बनाता है भाई, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जो प्योर ब्लड कहलाता है आपका। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं इसलिए हमारे शरीर से बाहर क्या निकलता है, CO2 निकलता है। क्यों निकलता है कि भाई या तो और क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बाहर निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन ने अगर एक कार्बन के एक अणु से एक ऑक्सीजन ने क्रिया की तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। और अगर यही क्या होता है कि जब एग्जाम्पल हम यहाँ समझते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO, मैं बस लिख नहीं रहा हूँ, इधर स्पेस नहीं है, बस समझ लो कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है जब भी हमारे शरीर में इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड भाई इसकी मात्रा शरीर में अगर ज़्यादा हो जाती है तो हमें सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय में क्या नहीं होना चाहिए, पेड़ पौधों के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिन में क्या करते हैं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, लेकिन रात के समय क्या करते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और जब उसकी मात्रा हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा होती है तो हमारा दम घुटने लगता है, घबराहट पैदा होने लगती है। इसको हमारे यहाँ आम जन यानी कि लोकल भाषा में ये बोल देते हैं कि पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि हमें भाई क्या होता है, वहाँ भूत होता है, तो दम उठने लगता है। लेकिन एक्चुअल में साइंटिफिक रीज़न आपको समझ आया होगा कि CO2 की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, इससे हमारा वहाँ दम घुटने लगता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर क्या हो जाए, शरीर के अंदर ज़्यादा हो जाए तो कहते हैं कि भाई इसे अपन स्वीट सुसाइड भी कहते हैं, मीठी मौत। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा शरीर में बढ़ जाए, जैसे कहीं पर धुआं वगैरह हो रहा हो और वो इनहेल्ड होकर हमारे शरीर के अंदर चला जाए, हम सो रहे हों उस समय ये चला जाए धीमे धीमे धीमे, तो ये हमारे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देगा। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा से बढ़ने से होता क्या है कि हमारा ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में चला जाता है। और बहुत ज़्यादा गहरी नींद में जाने पर होता क्या है कि ब्रेन ये भूल जाता है कि हमें हार्ट को धड़काना है, हार्ट को धड़कना है, हार्ट नहीं धड़कता, पंपिंग बंद हो जाती है, पूरा सिस्टम बंद हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जहाँ कोई पेन नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लड में अगर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, घुल जाती है और प्योर ब्लड बनता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है, और जब नहीं बनता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब हमने आपको ये 2 पॉइंट समझा दिए, फिर मैं आपको बात करता हूँ कि ब्लड का होता है एक pH मान 7.4। ठीक है, तो जिसके कारण इसका जो स्वाद होता है वो क्या होता है, क्षारीय। ठीक है, बेस जिसे हम कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब मैं आपको ये बता देता हूँ, एक पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ pH वैल्यू से रिलेटेड। ठीक है, तो pH वैल्यू, या हम ये बात करते हैं कि pH वैल्यू जो 7.4 है, इसकी वैल्यू यानी कि इसकी हम ये कह सकते हैं कि जो डॉक्टर हुए सोरेनसन, उन्होंने क्या किया था कि स्केल बनाई थी pH स्केल, जिसमें उन्होंने एक वैल्यू फिक्स की थी 7। अगर कोई किसी भी लिक्विड का pH वैल्यू 7 से कम है तो वह आपकी एसिडिक, अम्लीय, स्वाद में हम कह सकते हैं खट्टी। ठीक है, एसिडिक होती है, एसिड होता है। और 7 से अगर वो ज़्यादा है तो कैसा होता है, 7 से अगर वो ज़्यादा है यानी कि 7 से कम है, 7 से कम है जैसे कि मैंने एग्जांपल 6 ले लिया, और 7 से ज़्यादा है जैसे मैंने एग्जांपल 7.4 ले लिया, तो वो कैसी कहलाती है, क्षारीय कहलाती है, बेस कहलाती है। क्लियर? ठीक है, और 7 पे हो तो अल्कलाइन यानी कि उदासीन कहलाती है। ठीक है, अगर किसी द्रव का pH मान 7 है तो उदासीन है, 7 से ज़्यादा है तो अम्लीय है, 7 से ज़्यादा है क्षारीय है, 7 से कम है तो वो अम्लीय कहलाती है। तो हाँ, इसी तरीके से हमारे ब्लड का pH वैल्यू कितना हो गया, 7.4, तो वो क्या हो गया, उसका स्वाद कैसा हो गया, क्षारीय। क्षारीय मतलब मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा है, कड़वा है। जैसे कभी कभार आपके लग जाता है, अपन मुँह में उंगली दे लेते हैं तो ऐसा लगता है नमक नमक सा। क्यों? क्योंकि उसमें मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, खनिज लवण की मात्रा ज़्यादा है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि आपके ब्लड में और कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। अभी तक हमने ये समझा कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो जैसे हम बात करते हैं कि ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो ब्लड
ये कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो ब्लड में दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक आपका पाया जाता है प्लाज्मा, क्या पाया जाता है? प्लाज्मा, ठीक। और दूसरा पाया जाता है आपका ब्लड सेल्स, यानी कि रक्त कणिकाएँ। क्या पाई जाती हैं? रक्त कणिकाएँ, ठीक है, रक्त कणिकाएँ, या हम बोलते हैं इनको ब्लड सेल्स, ठीक है। दो चीज़ें पाई जाती हैं आपके ब्लड के अंदर। इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके प्लाज्मा की, जो हमारा 55 to 60% पाया जाता है, ठीक है, जिससे 45 to 50% अपन ही कह सकते हैं, 40 to 45% क्या पाया जाता है? आपका ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। अब प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा क्या है? जैसे हम बात करें तो प्लाज्मा को वैसे हम बोल देते हैं कि हमारे पदार्थ की या सब्सटेंस की ऐसी स्टेज जो गैस को क्या करके आपके उच्च ताप पर क्या करती है? आयनीकृत करती है, आयनाइज करती है, तो एक अवस्था बनती है। तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि ब्लड 24 घंटे 365 दिन क्या होता है? रोटेट होता रहता है। तो हमारे शरीर के अंदर हीट बनी रहती है, जिससे कि पदार्थ की एक अवस्था बनती है प्लाज्मा, ठीक है, जो हमारे शरीर में पाई जाती है। इसके अंदर होता क्या है? तो इसके अंदर होता है 90%, 90 से 92% पाया जाता है इसके अंदर वाटर, यानी कि जल। इसलिए भाई इसका रंग होता है पानी जैसा, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें पाए जाते हैं आपके 7% अप्रोक्सीमेट हम लोग मान लेते हैं कि क्या पाया जाता है? आपके खनिज लवण, मिनरल्स पा लिए जाते हैं, ठीक है। और ये भी बोला जाता है कि उनमें प्रोटीन्स की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो 7% जनरल क्या बोलते हैं? मिनरल्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और 3% जो होता है वो आपके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो मिनरल्स में भी आते हैं इंक्लूड। तो मैंने बोला ना, इससे 7% की मात्रा किसकी ज़्यादा होती है? उसमें प्रोटीन की। 3% में भी खनिज लवण आते हैं, लेकिन उन्हें हम बोल देते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। ये आपके कितने में आते हैं? 3% में। ब्लड सेल्स में आपके क्या आती हैं? तो ब्लड सेल्स में आपके आती हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब बात करते हैं अपन जैसे आपके प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा में क्या है? प्रोटीन है। तो इसके अंदर एक फाइब्रोनेजिन प्रोटीन होता है, फाइब्रोनेजिन प्रोटीन। अगर इसको हम प्लाज्मा से निकाल दें, क्या कर दें? इसको हटा दें, तो बचा हुआ प्लाज्मा कहलाता है आपका सायरम, जिसे हम बोलते हैं सीरम, ठीक है। क्या बोलते हैं? सीरम। जिससे काय की जांच होती है, अगर आपसे कोई पूछ दे तो मलेरिया की। जब हम क्या करने जाते हैं? अपना ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, यानी कि मलेरिया की जब जांच करता है, तो आप कभी भी जाना हो, आपका वो ब्लड एक खींच के एक सिरिंज में और एक ट्यूब में डालता है। आप उससे पूछना तो वो तुरंत बोलेगा कि जो लेबोरेटरी वाला होगा, लैब वाला होगा, वो बताएगा कि ये सीरम ट्यूब है। क्यों? क्योंकि भाई उसके अंदर जैसे ही हमारा ब्लड डाला जाता है, उसमें ऑलरेडी एक केमिकल होता है, और वो केमिकल हमारे ब्लड से क्या करता है? रिएक्शन, और किस प्रोटीन को खत्म करता है? फिब्रोनेजन प्रोटीन को खत्म करता है। और बचा हुआ पार्ट जो सीरम कहलाता है, उससे किसकी जाँच हो जाती है? मलेरिया की जाँच हो जाती है। क्लियर? यहाँ तक समझ आया? ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा आपके ब्लड सेल्स की। तो ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें, तो ब्लड सेल्स में आपके जैसे हमने लिखा, पहला आपका RBC, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कण बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं अपन लोग? लाल रक्त कण, क्योंकि सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू, ठीक है। लाल रक्त कण, इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? इरिथ्रोसाइट्स। किसको बोला जाता है? RBC को बोला जाता है, ठीक है। अब ये करते क्या हैं? इनकी इंपॉर्टेंसी क्या है? हम इस पे बात कर लेते हैं फटाफट से। तो जो RBC है आपकी, RBC का पहला काम है शरीर के अंदर रक्त का निर्माण करना, ब्लड फॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है RBC का, वो क्या काम होता है? रक्त का निर्माण करना, रक्त निर्माण करना। ये पहला काम होता है किसका? RBC का। दूसरा पॉइंट कि RBC की संख्या लगभग शरीर में होती है 50 लाख। कितनी होती है? लगभग, अप्रोक्सीमेट अपन बोल सकते हैं कि इसकी संख्या कितनी होती है? नंबर्स कितने होते हैं? 50 मिलियंस, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा हमें बोला जाता है कि RBC, जैसे हमने मान किया कि RBC काम क्या करता है? RBC का मुख्य काम है आपके शरीर में ब्लड फॉर्मेशन करना। अगर RBC की वैल्यू कम हो जाती है तो शरीर में खून की मात्रा भी कम हो जाती है, ठीक है। अगर RBC निर्मित नहीं होते, RBC फॉर्मेशन नहीं होता RBC का, तो ठीक है। दूसरा, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कितने दिन की मानी जाती है? 120 दिन, 120 डेज, ठीक है। 120 डेज इनकी लाइफ साइकिल मानी जाती है। इसलिए अच्छे डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि लगभग आपको हर एक कितने समय में
हम मानते हैं कि 120 दिन यानी कि लगभग 4 महीने बाद ब्लड टेस्ट कराते रहना चाहिए, जिससे रेगुलर ब्लड टेस्ट से हमें पता लगता रहता है अगर हमारे शरीर के अंदर कोई डिसीज़ बन रही है तो उसके कारण आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उनकी संख्या के उतार चढ़ाव से ही पता लगा लिया जाता है कि शरीर में किसी बीमारी ने एंटर कर लिया है, कोई डिसीज़ हमें हो रही है धीमे धीमे। ठीक है, इसलिए हमें ब्लड टेस्ट हमेशा 4 महीने में कराते रहना चाहिए, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल कितनी होती है, 120 दिन होती है। चौथा हम बात करते हैं कि आरबीसी ऐसी सेल्स हैं जिनके क्या नहीं होता, केंद्रक, न्यूक्लियस नहीं होता। ये जब मैं आपको सेल्स पढ़ाऊंगा तो इसका इंपॉर्टेंस समझाऊंगा, बस आप ये समझ लो जनरली कि केंद्रक नहीं होता, कहने का मतलब है कि इनको भाई इंस्ट्रक्शंस देने वाला सेल का पार्ट नहीं होता। लेकिन इसके एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली आरबीसी में नहीं होता, लेकिन ऊंट, लांबा, मेंढक, इनमें पाई जाने वाली आरबीसी के केंद्रक होता है। ठीक है, तो आरबीसी का मेन आपको वर्क समझ में आया होगा कि आरबीसी क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कितने दिनों तक रहते हैं, कितनी इनकी संख्या है और ये क्या वर्क करते हैं आरबीसी अपने शरीर के अंदर। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आरबीसी के सेल्स 600 बनते हैं, 600 बनते हैं, तो उसी रेशियो में वन सेल जो बनती है किसकी बनती है, डब्ल्यूबीसी की। आरबीसी सेल अगर 600 बनते हैं तो डब्ल्यूबीसी 1 बनता है। ये रेशियो आरबीसी पे डिपेंड करता है, यानी कि अगर आपके शरीर में आरबीसी नहीं बन रहे हैं तो भाई डब्ल्यूबीसी भी बनना बंद हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में रोग और ज़्यादा फैल जाता है। क्योंकि डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम, यानी कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। ठीक है, कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। जैसा कि हम अगले पॉइंट्स में समझने वाले हैं, किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, क्योंकि हम सेल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, इनको बोलते हैं श्वेत रक्त कण। ठीक है, कण, इनका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम जो बोला जाता है वो क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मानव शरीर में रोगों से रक्षा करते हैं, मानव शरीर में रोगों से रक्षा करते हैं, रोगों से लड़ते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि पहला काम ये है, जैसे कि आरबीसी, एक पॉइंट छूट गया, जरा इसको यहाँ समझ लो कि आरबीसी जो हैं वो आपके बनते कहाँ पे हैं। कोई आपसे पूछे तो, कोई भी आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि वोन मैरो में। कहाँ बनते हैं, वोन मैरो में। ठीक है, और मरते कहाँ हैं, कोई भी आपसे पूछे तो स्प्लिन में। कहाँ मरते हैं, स्प्लिन में। स्प्लिन या हिंदी में इसको बोलते हैं प्लीहा, है ना, या तिल्ली, है ना, लीवर का ही पार्ट होता है, लीवर का ही पार्ट होता है, बाहरी भाग होता है स्प्लिन, प्लीहा या तिल्ली। और ये बनते कहाँ हैं, इनका जन्म कहाँ होता है, बोन मैरो, जो कहाँ पाया जाता है, आपकी रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड के बीचों बीच पाए जाने वाला लिक्विड। ये कैसा है, ये कोई एक ऑर्गन नहीं है, ये लिक्विड है जिसमें किसका निर्माण होता है, आरबीसी बनती हैं। और मरती कहाँ है, जन्म कहाँ, मरती कहाँ है, तो इनको बोलते हैं कि आरबीसी की कब्रगाह किसे कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप बताएंगे कि आरबीसी की कब्रगाह स्प्लिन को कहा जाता है। क्लियर, ठीक, ये पॉइंट छूट गया था। तो ये पॉइंट दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि भाई बनते कहाँ, बोन मैरो में, मरते कहाँ, कब्रगाह में। तो जब आरबीसी मरते हैं तो इनको एक और वर्ड बोला जाता है, इनको ब्लू रूबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ब्लू रूबिन। क्या बोला जाता है, ब्लू रूबिन भी कहा जाता है। ठीक है, किसको, आरबीसी को। तो जब ब्लू रूबिन की संख्या ज़्यादा हो जाए तो आपके लीवर पर क्या हो जाता है, वही हम कह सकते हैं ताप या टेम्परेचर, हीट बढ़ जाती है। तो हम ये कहते हैं कि उस समय कंडीशन और बन जाती है पीलिया। क्या बनता है, जॉइंडिस, पीलिया बन जाता है। क्लियर है, आरबीसी की संख्या ज़्यादा जब होने लगे ऐसे तो शरीर में पीलिया बन जाता है। ठीक है, अब वही चीज़ है कि डब्ल्यूबीसी, ये कहाँ से याद है कि जब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हैं कि भाई ये भी बनते कहाँ हैं, तो डब्ल्यूबीसी अलग अलग जगह पर, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग जगह बनते हैं। जैसे जब छोटा बच्चा होता है तो भाई डब्ल्यूबीसी का निर्माण लीवर में होता है। किस में, जब बच्चा छोटा होता है तब। दूसरा, इसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता है तो थायराइड। ठीक है, यानी आपने थायराइड ग्लैंड्स पढ़ेंगे अपन। ठीक है, और दूसरा आपका, तीसरा वोन मैरो, अस्थि मज्जा। ठीक है, तो थायराइड और वोन मैरो। ठीक, जब बच्चा पैदा होता है तो कहाँ बनते हैं, लीवर में। फिर कहाँ बनते हैं, जब बड़ा होता है धीमे धीमे तो थायराइड और वोन मैरो दोनों में बनते हैं। ठीक है, इन जगह से क्या बनते हैं, आपके डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, ये आप समझेंगे। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी निर्मित हुए। अब हम बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स क्या करते हैं, शरीर में रोगों से रक्षा करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शरीर का सैनिक भी कहते हैं। किसको,
भाई आपके WBC को। ये 5 प्रकार के होती है। WBC कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनके नाम मैंने यहाँ लिख रहा हूँ, बेसोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल, ठीक है, स्नोफिल, है ना, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट, ठीक। ये 5 प्रकार की होती हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि WBC करते क्या हैं? रोगों से रक्षा करते हैं, ठीक। बनते कहाँ हैं? तो आप बता देंगे कि इनका निर्माण भी बोन मैरो में होता है। अब बात करते हैं कि ये मरते कहाँ हैं। अगर कोई पूछते तो भाई ये भी कहाँ जाकर मरते हैं? लीवर में मरते हैं। तो आपको ये याद रखना है क्या कि जो तीनों ब्लड सेल्स हैं आपके, जैसे कि आपका RBC है, WBC है और आपका ब्लड प्लेटलेट्स हैं, ये जब बनते हैं तो बोन मैरो में बनते हैं और ये मरते हैं तो आपके लीवर पार्ट में पड़ते हैं। इसका स्पेशल पार्ट है RBC का स्प्लिन, तिल्ली, प्लीहा पूछा जाता है, लेकिन बाकी का जनरली आप ये भी आंसर अगर दे दें कि लीवर में मरते हैं तो वो गलत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये आपका बनते कहाँ हैं? आपने बता दिया कि भाई ये बनते इन 3 जगहों पे हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो यहाँ बनते हैं और फिर थायराइड और बोन मैरो इनको बनाते हैं, ठीक है। अब मरते कहाँ हैं भाई? मरते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ मरते हैं। WBC कहाँ मरते हैं? लिवर में मरते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने पढ़ लिया कि भाई ये मरते हैं, ये कितने दिनों तक जिंदा रहते हैं? तो 2 से 5 दिन इनकी साइकिल होती है, ठीक है। तो इसलिए हर 2 से 5 दिन में इनकी संख्या हमारे शरीर में, जो रोगों से लड़ रहे हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। तो जब रोगों की संख्या जब इनके लड़ने वाले कणों की संख्या रोगों से लड़ने वाले कणों की संख्या अगर कम हो जाती है तो फिर यही होता है कि जब भी हम कुछ सड़ा गला खा लें, कुछ ख़राब खाना खा लें तो हम तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। क्या? जैसे एग्जांपल, आज आपने कुछ अच्छा नाश्ता नहीं किया, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं खाई और शाम के समय आपने क्या, और WBC की जो सेल्स हैं वो आज के समय में आपकी ज़्यादा डेथ हो गई और आपने आज कुछ अच्छा खाना नहीं खाया, कुछ गंदा खाना खा लिया, तो भाई एक तो पहले आपसे बहुत सारी सेल्स आपकी वैसे ही ख़त्म हो गई, फिर आपने गंदा खाना खा लिया तो वो और भी ज़्यादा, उन्होंने नई सेल्स का निर्माण नहीं कर पाया, तो फिर क्या होगा? आप बीमार हो जाएंगे। इसीलिए कोई भी व्यक्ति कभी भी बीमार हो जाता है भाई, है ना, ठीक। ये ध्यान रखना है। दूसरा, ठीक, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इन्हें शरीर का सैनिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर में रोगों से रक्षा करते हैं। तो 2 से 5 दिन की क्या होती है? लाइफ साइकिल होती है। यहाँ तक समझ आ गया WBC? फटाफट से एक थर्ड पॉइंट और देख लेते हैं, जिन्हें ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स, ठीक। WBC में एक और पॉइंट, वही संख्या वाला। इनकी संख्या वैसे तो मैंने आपको बता दी, इनकी संख्या होती है 7000 से 11000 cm/3, ठीक है। यानी कि आपके 1 लीटर के आयतन में, 1 लीटर खून के आयतन में इनकी संख्या कितनी होती है? 7000 से 11000/cm3। तो ये cm3 जो है वो ब्लड के 1 लीटर आयतन में कितनी संख्या होती है इनकी? 7000 से 11। और मैंने आपको इससे पहले जैसे बताया कि RBC आपके 600:1 में इनका निर्माण करते हैं। 600 RBC बनते हैं तब आपके 1 WBC का निर्माण होता है। प्लेटलेट्स यानी इनको बोलते हैं थ्रम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं इनको? थ्रम्बोसाइट्स, साइंटिफिक नेम। और वैसे इनको बोलते हैं रक्त बिंबाणु। प्लेटलेट्स को रक्त बिंबाणु। सिंपल सी भाषा में हम कहें कि जिस तरीके से एक गाड़ी कोई भी चलती है तो गाड़ी में पटे या प्लेट होने की ज़रूरत होती है, पटे बोलते हैं अपने यहाँ लोकल भाषा में, ठीक है। बस वगैरह जो चलती हैं उनके पटा अगर टूट जाएं तो वो नहीं चल सकती। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी जो चलती है वो ब्लड के अंदर पाए जाने वाले प्लेटलेट्स से ही चलती है, रक्त बिंबाणुओं से ही चलती है, थ्रोम्बोसाइट से ही चलती है, ठीक। इनकी संख्या लगभग शरीर के अंदर मानी जाती है सामान्यतः 2 से 5 लाख। कितनी मानी जाती है? 2 से 5 लाख। अगर इनकी संख्या 80,000 से नीचे जाती है, 80,000 से नीचे जाती है तो अपन ये कह सकते हैं कि व्यक्ति कहाँ चला जाता है? डेंजर जोन में, ठीक है। ये समझ में है। और 2 से 5 लाख स्वस्थ मनुष्य में इनकी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये शरीर में करते क्या हैं। तो आपके WBC और RBC, देखो RBC क्या करता है? रक्त का निर्माण करता है। WBC क्या करता है? रोगों से लड़ता है। तो इन दोनों को कार्य करने की क्षमता या कार्य करने की जो पावर देता है वो कौन देता है भाई? आपके प्लेटलेट्स देते हैं। तो जब प्लेटलेट्स ही नहीं बनेंगे, प्लेटलेट्स ही नहीं होंगे तो रोगों से लड़ने वाला नहीं होगा, तो शरीर में रक्त की कमी आएगी तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। इसलिए मैंने बोला कि डेंजर जोन में चला जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा
कि डेंगू वगैरह से क्या होती है, डायरेक्ट प्लेट डाउन होती है, व्यक्ति मर भी जाता है। क्यों प्लेटें डाउन हुई तो आपके और जो 2 कण थे उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया, ठीक है, तो बस शरीर रोग से नहीं लड़ पाता और व्यक्ति मर जाता है। ठीक, इनकी संख्या भाई ये भी कहाँ बनते हैं, तो मैंने बताया जैसे कि आपको वोन मैरो अस्थि मज्जा में कहाँ बनते हैं, कहाँ बनते हैं, वोन मैरो बनते हैं, अस्थि मज्जा में बनते हैं, बनने का स्थान इनका ये है। और मरने का स्थान क्या है, कब्र क्या है इसकी, इसकी भी कब्र वही है कि भाई क्या होते हैं, लीवर। और ये कितने दिन में मरती हैं, बनती हैं, तो भाई 4 डेज, 4 दिन। ठीक है, 4 दिन के अंतर्गत इनकी संख्या घटती और बढ़ती रहती है। ठीक, यहाँ मैंने आपको ब्लड का एक पार्ट, जैसे हमने बात की थी कि ब्लड 2 पार्ट में बटा हुआ है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स के बारे में मैंने आपको जनरल जानकारी दी, और बाकी इसी तरह टोटल कंप्लीट जानकारी आपको लगातार मिलेगी, और आप जिससे कि बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाएँ। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।